हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने लास्ट पार्ट जो हमने इस चैप्टर में किया था उसका रिवीजन किया होगा। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने सेट थ्योरी कंप्लीट कर ली है। हमने उसके बाद टच किया है कि रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशन से हम फंक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, रिलेशंस और फंक्शंस में क्या फर्क है और हमारे पास क्या क्या टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो हमने इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है वो हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर में जो कि है रिलेशंस के टाइप्स। रिलेशन क्या होती है हमने कल ही डिस्कस कर ली एट लेंथ। हम उसमें एट लेंथ और इन डेप्थ हमने स्टडी किया कि रिलेशंस क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, फंक्शन और रिलेशंस में क्या फर्क होता है और हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन से फंक्शन तक हम कैसे पहुंचते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो आज हमने ज्यादा फोकस हमारा जो रहेगा वो रिलेशंस वाले पार्ट पे रहेगा और रिलेशंस में 4 या 5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे हम खास तौर से फोकस देंगे, स्ट्रेस देंगे। उनको कवर करके जो हमारी एक्सरसाइज 7C है वो हम अपने पास कंप्लीट करेंगे और आज ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स कोर्स में जस्ट एक लास्ट चैप्टर बच रहा है जो कि है कैलकुलस। उसमें दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे और मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम अपना सेट रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन करके फटाफट टॉपिक पे आता हूँ और आज हमारा कंटेंट बहुत कम है, उतना ज्यादा है नहीं। क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि सारे क्लासरूम में डिस्कस कर ले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप मुझे बताइए कि आपसे नहीं हो रहे। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उनकी लेवल जो है वो बिल्कुल एवरेज है, उसमें कोई अच्छे या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक आधे को छोड़ के नहीं है। ठीक है, और इन चैप्टर्स में कैलकुलस प्लस जिस चैप्टर में इंस्टीट्यूट की जो लेवल पूछने की रहेगी वो भी एलिमेंट्री ही रहेगी, बिकॉज ये हायर एंड कॉन्सेप्ट्स है और आपके लिए उतना एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है, मैं फटाफट से कल की कुछ बातें लिखता हूँ आपके साथ और आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। हमने पहला पढ़ा था ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट, को हम छोड़ देते। हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, ठीक है, तो ए से बी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ बी, जितने भी बन सकते हैं उनको हम इकट्ठे अगर बोलेंगे तो हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 और एक और सेट है 2 3 4 सपोज, तो इसमें और इसमें 2 into 3 यानी 6 इसमें मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम थोड़ा सा और फाइन हुए, हमने कहा कि इसमें तो सारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है वो बनेंगे। अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को किसी रूल से या किसी मेथड से रिलेट करे, एसोसिएट करे, ठीक है, इस तरीके से कि मेरे पास वो बन जाए ए और बी के बीच में एसोसिएशन। ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए, एक सेट का एलिमेंट है और दूसरे सेट का एलिमेंट है। और अगर हम दो सेट्स को आपस में किसी तरीके से बाय रूल, ये सारा हमने कल पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट इसको रिवीजन कर रहा हूँ। आपने वापस जाके इन डिटेल अगर आपने पढ़ना तो अपने क्लास चैप्टर लास्ट लेक्चर मेरा देखना होगा, वहां पे हमने ये चीजें एट लेंथ पढ़ी हुई है। ये जस्ट एक रिविजनरी पार्ट है। तो क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे, ठीक है, बाय सम रूल। तो ऐसी सारी रूल्स को हम, ऐसे सारे रिलेशंस को हम, ऐसे सारे एसोसिएशन को हम बोलते हैं रिलेशन। कि अगर मैं एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए को एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ बाय सम रूल या मेथड या बाय सम लॉजिक एसोसिएट करूं तो इसको हम बोलते हैं अपने पास रिलेशन। ये हमने कल पढ़ा। रिलेशन में हमने ये भी कहा कि रिलेशन हमेशा मेरे पास सबसेट होगी, किसकी, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, रिलेशन के बाद हमने कहा कि क्या हर कोई रिलेशन फंक्शन हो सकती है, हमने कहा नहीं। फंक्शन होने के लिए आपका इनपुट यूनिक होना चाहिए। आपका जो इनपुट होना चाहिए, ये इनपुट साइड है मेरा और आउटपुट साइड है मेरा। यहां से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, ऑर्डर यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये चीज आपको पता है। तो इसको मैंने कहा कि अगर मेरे पास इनपुट यूनिक हो तब मैं रिलेशन को फंक्शन बोलता हूँ। अगर मेरे पास इनपुट यूनिक नहीं हो, ठीक है, तब मेरे पास रिलेशन फंक्शन नहीं होता।
आउटपुट मेरा रिपीट हो सकता है, ये मैंने कल एक्सप्लेन इसके रीजंस और क्या इसके लॉजिक से एक्सप्लेन किया है। फंक्शन को रिलेशनशिप को हम आर से लिखते हैं, फंक्शन को हम एफ से लिखते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हमने सीखा ये, एफ एक्स इज इक्वल टू रूल। फिर हमने कहा कि आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती, हम सिंपली एफ एक्स लिखते हैं। फिर हमने सीखा कि एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 का क्या मतलब होता है, एफ ओ जी का क्या मतलब होता है, जी ओ एफ का क्या मतलब होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीजें कल हमने सारी अपने पास सीख ली कि एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ 2 हम कैसे निकल सकते फंक्शन का, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली और हमने समझा भी कि क्या होता है। फिर हमने फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स पढ़े, ऑन टू, इन टू, वन टू वन, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन वो रिलेशन है जहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ओपनिंग जो है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर में ले लूं, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इनपुट मेरे पास यूनिक है। कल का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद यहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस इन ग्राफ। इस पे एक क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, तो आगे भी मुझे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। फंक्शंस एज अ ग्राफ, इसका क्या मतलब होता है कि मैं फंक्शन को रिपीट नहीं करूंगा, पता है, सिंपली एफ एक्स से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, सपोज x प्लस 2, क्या मैं इसको एज अ ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्लेन, मैंने कहा था, तो मैं क्या इस फंक्शन को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ जी, कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेरी एसोसिएशन है बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, वो है बाय दिस रूल। यानी अगर मैं पहले सेट में एलिमेंट 1 2 3 लूं सपोज, तो मेरे पास दूसरे सेट में एलिमेंट्स क्या आएंगे, आप बताएंगे x प्लस 2 3, ठीक है, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5। तो ये मेरी रिलेशन बन गई। अगर मैं आपको अपने तरीके से दिखाऊं, जैसे हमने तक सीखा हुआ, ये ऐसे मेरे पास 1 2 3 को मैंने लिंक किया, 1 2 3 को मैंने लिंक किया 3 4 5 के साथ। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। ठीक है, और रूल क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2। ठीक है, हमने सारा डिस्कशन करा हुआ है। अब हम आगे अपने जिस तरीके से हमने सीखा हुआ है, ये फंक्शन है बिकॉज मेरे पास इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, डन। अब मैं कह रहा हूं कि फंक्शन एज अ ग्राफ, क्या हम फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं? आप कैसे करेंगे, आप एक 2 एक्सिस प्लेन लेंगे, ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास y हो गया, ठीक है, जैसा हमारे पास हमेशा होता है। अब x की वैल्यूज आपने डाली है 1 2 3, और वहां से आपको f ऑफ x का वैल्यू निकला है, तो आप प्लॉट करेंगे 1 2 3। जब आपने x की वैल्यू 1 डाली है, f ऑफ x की वैल्यू क्या निकली है, फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है, 1 डाल के 3 निकला है, इधर 3, ऐसे 2 डाल के क्या निकला है 4, 3 डाल के क्या निकला है 5। तो अगर आप इनको फ्री हैंड कनेक्ट करें, तो ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, मेरे पास फंक्शन का ग्राफ बन गया। सिमिलरली आपके पास क्वाड्रेटिक, ये जो लीनियर फंक्शन हो गई, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, कोई और फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, हर फंक्शन का आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये मेरे पास f ऑफ x का ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल x प्लस 2। कैसे? मैंने देखा कि x के इनपुट्स पे f ऑफ x यानी x का फंक्शन कैसे बिहेव करता है, तो ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया। आगे ये काफी यूज होगा आपको ये चीज, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैंने इसका ये ग्राफ बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास फंक्शन नहीं दी होगी, मेरे पास जस्ट ग्राफ दिया हो, क्या मैं ग्राफ से पहचान सकता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं, बाय यूजिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करता हूं, यहाँ पे मैंने फंक्शन से ग्राफ तक पहुंच गया। अब मैं ग्राफ से आपको फंक्शन तक पहुंचने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर एक प्लेन में मैं एक फंक्शन बनाऊं, सपोज का ग्राफ ऐसे है, सपोज, अब मैं आपको बोलूं कि आप ये देख के बताओ, आप ये देख के बताओ, क्या ये मेरे पास फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, एक और बनाता हूं, अब आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब बैक तो अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए कि x मेरे पास इनपुट है, अगर हम ऐसे देखें, मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है, मतलब ये f ऑफ x है और ये x है। ठीक है, ये x हो गया, ये f ऑफ x हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका जो इनपुट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, आपका इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि दो इनपुट आपके हो, ठीक है, और उस पर कोई रिजल्ट आए तो आप उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। सपोज हमारे पास आएगा ही 2 और 3,
और 2 और 4, यानी 2 पे 3 भी आ रहा है आंसर, 4 भी आ रहा है, तब ये फंक्शन नहीं बन सकती। रिलेशन हो सकती है, फंक्शन नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज इनपुट को देख के मैं आउटपुट नहीं बता सकता। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे हो 2 और 4 और 3 और 4, आप कहेंगे हाँ इनपुट रिपीट नहीं हो रहा तो ये फंक्शन है। अब ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे? अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आप देखिए ये लाइन इसको कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नोट करूं, इसके x कोऑर्डिनेट सेम है, y डिफरेंट है x, यानी यहाँ पे अगर x मेरा सपोज 4 है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा 4 और f ऑफ x, यहाँ पे भी आएगा 4 और f ऑफ x। आप समझ गए ये चीज को कि अगर मैं यहाँ पे 4 देख रहा हूँ x कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास फंक्शन नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक पॉइंट आ रहा है 4 और कुछ वैल्यू जो भी होगा f ऑफ x, दूसरा आ रहा है 4 और f ऑफ x, तो मेरा जो इनपुट है वो यूनिक नहीं रहा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन देखिए, अब कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, अब कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे कि x की वैल्यू यूनिक आ रही है। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, उस केस में भी x की वैल्यू यूनिक आ रही है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x। सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब बोलेंगे y की वैल्यू तो सेम आ रही है, बेशक x के कोऑर्डिनेट देखे तो x के कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि आप ग्राफ को देख के, आप एक ग्राफिकल फॉर्म को देख के ये बता पाएंगे कि फंक्शन है या नहीं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है, हमारे पास लीनियर का तो पता ही है, लाइन बनता है, हमारे पास स्टैंडर्ड है, हाइपरबोला, पैराबोला, वो लेकिन आपके सिलेबस के बियॉन्ड है वो सब ग्राफ्स। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आप ग्राफ को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। आप ऐसे पहचानेंगे कि आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। अगर उन्होंने आपको एक्स के 2 वैल्यूज दिए, ये है 2 वैल्यूज दिए, तो आप कहेंगे नहीं ये फंक्शन नहीं हो सकती। और अगर उसने x का यूनिक वैल्यू आपको लौटा है तो आप कहेंगे हाँ ये फंक्शन है। ठीक है, एक और ग्राफ पे करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ये ग्राफ है सपोज, अब आप कहीं पे भी x का वैल्यू डालो तो आपका x एक जगह ही इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं ये मेरे पास फंक्शन है। और अगर आप ऐसे लोगे तो कहेंगे नहीं ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज x की यूनिक वैल्यूज रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था फंक्शन में बचा हुआ जो मैंने कवर कर लिया। अब हम आएंगे आज के हमारे टॉपिक के पे, जो क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अब रिलेशंस आपको पता है ऑलरेडी क्या है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अपने पास रिलेशंस क्या, अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट है वो सारे अपने पास रिलेशन ही होते हैं, बट दे मस्ट बी डिफाइंड बाय सम रूल। तो कैसे होता है, पहले मैं निकालता हूं, मेरे पास 2 सेट्स है ए बी, इसके सारे ऑर्डर पेयर्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने कल पढ़ा मेरे साथ। अगर इसमें मैं कनेक्ट करूं बाय रूल, सारे ऑर्डर पेयर्स को ना लूं, बाय सम रूल कनेक्ट करूं, तब मैं कहता हूं ये मेरे पास रिलेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिलेशंस होते हैं और रिलेशंस, दे आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, नहीं हो सकते, बट जो भी फंक्शंस होते हैं उनके पास पहले रिलेशन होंगे फिर फंक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या होता है, इसके आगे अगर चलेंगे, इफ इनपुट इज यूनिक। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, लाइक इमेज, प्री इमेज हमने कल पढ़ा, लाइक डोमेन, लाइक कोडोमेन, लाइक रेंज, ये वाले कॉन्सेप्ट्स कॉमन है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, मींस वहां पे जो ये फंक्शन अभी हम छोड़ रहे हैं, फंक्शन हमने किया कल, हमारा भी फोकस है रिलेशंस पे, हम फंक्शन को भी छोड़ रहे हैं, फंक्शन को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि हम रिलेशन पे रोक रहे हैं इसको, कि इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सेम है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरे पास इनवर्स फंक्शन,
और इनवर्स रिलेशन सेम है। सेम इन द सेंस कि फंक्शन हमने जो पढ़ा था कि अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो मैं बी से ए तक कैसे पहुंचूंगा, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। अगर मेरे पास रिलेशन है ए टू बी, अब मुझे वापस बी टू ए पहुंचना है तो मैं इसको r-1 लिखता हूँ। सेम है, इसलिए मैं इसको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। सिमिलरली हमने पढ़ाया था आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे भी मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन सेम जो फंक्शन में है वही यहाँ पे भी है, एक्सेप्ट फॉर कि वो फंक्शन है या रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इनवर्स और ये सब कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। सपोज ए बी मेरे पास रिलेशन है तो बी ए मेरे पास इनवर्स रिलेशन होगा उसका, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर सेम, जो कॉन्सेप्ट फंक्शन के लिए वही कॉन्सेप्ट रिलेशन के लिए। ठीक है, रिलेशन फंक्शन सेम नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको ओवरलैप नहीं करना है बातों को, कि जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी फंक्शन का है वही आइडेंटिटी रिलेशन का है, एक्सेप्ट फॉर को फंक्शन ये रिलेशन है। जो इनवर्स फंक्शन का है वो इनवर्स रिलेशन का है। इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सेम मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें जो कुल मिला के पढ़ना है, छोटा सा पार्ट बचा है, वो मैं अभी यहाँ दूंगा, वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फंक्शन हमने कल किए थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। 3 प्रॉपर्टीज है और उनसे 4 टाइप्स बनते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट यहाँ पे इससे पहले आप ये समझिए कि रिलेशंस आती कहां से है। ये मैं कल से आपको समझा रहा हूँ, ये फिर से एक बार नोट कीजिए। ये आती है मेरे पास किसी 2 सेट से। ठीक है, मेरे पास 2 सेट होंगे, मैं उनको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, जर्नलाइज इसको करते हैं सेट एस से, आप एस बोल सकते हो, ए बी से, एक्स वाई से, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सपोज मैं अपने पास एक सेट ले लेता हूं, यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बड़ा सेट ले सकते हैं और आइडियली बहुत बड़ा सेट होता है, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ सो ऑन सो ऑन सो ऑन। है, वो छोड़ दीजिए। अब आते हैं पॉइंट पे, टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशनशिप बोल या रिलेशन बोल, एक ही बात। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी सेट ले लिया ए बी सी। जब मैंने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पढ़ाई तो मैंने आपको पढ़ाया कि यूनिवर्सल सेट होता है कि जब हम कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक केस डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस सिनेरियो में वो सेट जो सारे एलिमेंट्स एनकम्पास करता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कैसे होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है एज पर सिनेरियो। समझिए कैसे, अगर मैं अल्फाबेट्स के साथ डील कर रहा हूं तो मैं यूनिवर्सल सेट क्या लूंगा, मैं लूंगा ए से लेकर जेड तक। अगर मैं डील कर रहा हूं नंबर से, मैं लूंगा रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर डील कर तो मैं लूंगा नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स डील कर रहा हूं तो मैं लूंगा इंटीजर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पॉइंट मेरा है कि यूनिवर्सल सेट होता है एज पर द गिवन सिनेरियो। ये चीज भी हमने समझी होगी है। तो अभी इस सिनेरियो में मैंने यूनिवर्सल सेट लिया ए बी सी, आपको एक समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है इस एस सेट से किसी और सेट में या इस एस सेट से अपने पास भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकता हूं। ठीक है, अभी समझने के लिए जस्ट मैं कहूंगा कि S से S तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो आप निकालेंगे, आप बोलेंगे ए, ठीक है, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए सी, फिर ऐसे ही करेंगे स्टार्ट बी से, बी ए, फिर बी इंटू सी, मतलब ऐसे आप इसको फर्दर बी ए, बी बी, बी और सी, फिर सी से करेंगे ए, सी से करेंगे बी और सी से करेंगे सी। तो ये मेरे पास 3 था, तो मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, 3 इंटू 3 करके 9 मेरे पास इसमें एलिमेंट्स आ गए। तो ये हो गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब आपको पता है कि रिलेशन जो होगी वो इसी से बनेगी, चाहे 2 एलिमेंट लूं, 4 एलिमेंट लूं, 5 एलिमेंट लूं, शुरू बना के इसी से बनेगी। ठीक है, इसको दिमाग में रख के आप इस चीज को समझिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं कह रहा हूं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, अभी तक सारा रिपीटेशन था। अब मैं कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिया, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास इस टाइप की रिलेशन है, अगर मेरे पास इस टाइप की रिलेशन है कि ए
ए forms the part of relation। समझ लीजिए, अगर ए और ए यानी एक एलिमेंट का अपने साथ ही हमेशा रिलेशन का पार्ट रहेगा, कोई मैंने ऐसा रूल लगाया, इनको कनेक्ट करने के लिए कि ए हमेशा इस रिलेशनशिप में रहेगा, इस रिलेशन में रहेगा। जब भी मैं रिलेशन लिखूं तो ए का मतलब ए और ए नहीं होता, ए का मतलब होता है ए बी बी सी सी, यानी सेम एलिमेंट्स जो है वो हमेशा आपको मिलेंगे। तो ऐसी रिलेशन को आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिएक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर से बताता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैंने कोई ऐसे रूल से एलिमेंट्स को कनेक्ट किया कि ए हमेशा वुड फॉर्म पार्ट ऑफ रिलेशन, तो इन दैट केस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्स तो समझती होंगे, रिफ्लेक्स मतलब अपना आप, कि ए हमेशा ए के साथ कनेक्ट होता है, बी हमेशा बी के साथ कनेक्ट होता है फॉर ऑल एलिमेंट्स। यानी मेरे पास ए बी सी अगर यहाँ पे है तो ऐसी रिलेशन जिसमें ए बी बी सी सी, जिसमें ए बी बी सी सी हमेशा रहे, तो अगर इस टाइप का कोई रूल हम बनाएंगे तो कनेक्ट टू सेट्स, तो हम उस टाइम पे बोलेंगे ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां से तो मैं बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ, वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे, आपने सीखा हुआ 9 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे मेरे पास 2⁹ पॉसिबिलिटीज है बनाने की। एक एलिमेंट लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, कुछ भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, वो सारे रिलेशंस ही होंगे। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं रिलेशन ऐसी बना रहा हूं जहां पे मुझे ए बी बी सी सी मैंडेटरली ही लेना है, कोई ऐसे रूल से कनेक्ट कर रहा हूं, तब मैं उसको बोलूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इफ, अब दूसरा पार्ट हो गया सिमेट्रिक। रिफ्लेक्स आप समझ रहे हैं, अपना ही रिफ्लेक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, अपने जैसा। रिफ्लेक्स मतलब अपना ही आप, सिमेट्रिक अपने जैसा। उसका क्या मतलब होता है, इफ अगर ए बी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी इज लोकेटेड इन रिलेशन, अगर मैंने कोई ऐसी रिलेशन बनाई, कोई ऐसा रूल लिखा कि जिसकी वजह से ए और बी रिलेशन में आ गया, मैंने कोई ऐसा रूल लिखा कि उनको मैं रूल से ही कनेक्ट करता हूं, तो रूल ऐसा था कि ए और बी मेरा रिलेशनशिप में आ गया, तो फॉर एवरी ए एंड बी मुझे क्या होना चाहिए, बी एंड ए मस्ट बी इन रिलेशन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रूल हो कि ए और बी की वजह से बी और ए भी वहां पे आना चाहिए, ए और बी है और बी और ए भी है, तब मैं इसको कहूंगा मेरे पास सिमेट्रिक है। आप इनको नामों से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मेरा तब होता है कि जब मेरे पास ए बी हो पार्ट ऑफ रिलेशन एंड बी ए इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन, ए बी हो और बी ए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी हो और बी ए नहीं है, तो तब मैं सिमेट्रिक इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है, और एक लास्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव, जिसको हम ऐसे लिखते भी है आर एस ओ टी, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इफ अगर ए एंड बी belongs to relation and B and C belong to relation, then necessarily A and C should be in relation। इसका मतलब अगर मैंने कोई ऐसा रूल लिखा, उसकी वजह से ए और बी आ गया उस रिलेशन में, ठीक है, और बी और सी भी आ गया उस रिलेशन में, ठीक है, ए और बी भी आ गया, बी और सी भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंडेटरली ए और सी भी होने चाहिए उस रिलेशन में, ए और सी भी उस रिलेशन में होने चाहिए। अगर वो है तब ये बन जाएगी मेरे पास ट्रांजिटिव, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट कवर। और एक लास्ट, अगर कोई रिलेशन अब ऐसी हो जिसमें ये भी हो, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों चीजें उसमें हो, तो तब मैं कहता हूं कि ये मेरे पास बन गई इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना सा कंसेप्ट है, इसको इलॉबरेट करेंगे और अभी एग्जांपल्स के साथ, और आप उसको समझेंगे। जहां पे आर भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, एस हो सिमेट्रिक भी हो, और टी हो ट्रांजिटिव भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट आपके साथ करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे, आपको पता है गर्डसन प्रोडक्ट क्या है, एस क्रॉस एस, इससे ही रिलेशंस आएंगी। ठीक है, फटाफट देखिए, अगर मैं ऐसा कोई रूल लिख रहा हूं कि ए
हमेशा मस्ट बिलोंग रिलेशन, तो ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। ए का मतलब होता है ए बी बी सी सी डी डी सब कुछ। अगर मेरे पास ए बी रिलेशन का पार्ट है, दैट शुड नेसेसरी इंप्लाई कि बी ए बी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तब ये है सिमेट्रिक, इसको हम एस बोलते हैं। अगर मेरे पास ए बी रिलेशन का पार्ट है, ठीक है, और जो बी और सी है वो भी रिलेशन का पार्ट है ड्यू टू सम रूल, ठीक है, दैट मींस दैट नेसेसरी इंप्लाइज कि ए और सी मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट रिलेशन। आप बोलेंगे ए तो रिपीट हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हम रिलेशन की बात करें, फंक्शंस की बात नहीं कर रहे। और अगर मुझे पास आर क्वालिटी भी हुई, रिफ्लेक्सिव भी हुई, कोई रिलेशन, सिमेट्रिक भी होगी, और मेरे पास ट्रांजिटिव भी होगी, तो मैं इसको बोलूंगा फिर ई, ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। आइए हम इस चीज को एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, हम इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझ पाएंगे, हम इस पे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, मैं इस पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, बिकॉज हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। मैं इस जो मैंने 3-4 चीजें बताई, आपको 3 ही है, चौथा है कि अगर तीनों चीजें ओके हो तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल से लेके करेंगे, समझेंगे अगर। ठीक है, बाकी मैंने सारा आपको बता ही दिया है इनवर्स वगैरह का। यहाँ देखिए आप, बस यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यही कंसेप्ट है इस चैप्टर में, और बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आप देखिए, हमें टेस्ट करना है, एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। एक सेट है हमारे पास A1 2 3, तो ये आपका इस केस में यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इससे मैं 3 into 3 9 रिलेशंस बना सकता हूँ, या इससे मैं 3 into 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 पेयर्स बना सकता हूँ, वो आप छोड़ दीजिए। अभी जो पॉइंट है वो क्या है, मैंने इससे एक रिलेशन बनाई है R1, ये बुक की एग्जाम्पल है, देख लीजिए। मैंने एक रिलेशन बनाई है R1 विच इज 1 1 2 2 3 3 और 1 2, ठीक है। ये मेरे पास रिलेशन ही है, बिकॉज 1 रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में, मेरे पास रिलेशन है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम रिलेशन ही पढ़ रहे हैं। अब मुझे इस रिलेशन को गौर से मेरे साथ देखेंगे और एक स्टेप फॉलो करेंगे। मुझे इस रिलेशन पे टेस्ट करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है, या इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस तभी होगी जब तीनों होगी, तो इक्विवेलेंस का लास्ट वाला पार्ट है। तो इनिशियली मुझे टेस्ट क्या करना है, फर्स्ट वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 3 आंसर आएंगे, यस नो यस नो यस नो। क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, और तीसरा पार्ट है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर तीनों का आंसर मेरे पास यस आ गया तो आप कहेंगे इक्विवेलेंस है, अगर कहीं पे भी नो आ गया तो आप कहेंगे इक्विवेलेंस नहीं है। अब जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर उसको समझेंगे। रिफ्लेक्सिव मैंने क्या कहा, अपने साथ रिपीट करेंगे तो आपको समझेंगे कि अगर ए फॉर्म्स पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब आप यहां से देखिए, मेरे पास 1 2 3 से क्या बन सकता है, ए 1 1 2 2 और 3 3, इतना ही बन सकता है। रिफ्लेक्स यानी अपना आप 1 1 2 2 3 3। अगर मैं गौर से देखूं तो 1 1 2 2 एंड 3 3 जो है वो इस रिलेशन में तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स, यस बिकॉज, रीजन यहां पे लिखूं, रीजन इट इज अंडरस्टूड, लिख लेता हूं, बिकॉज फॉर एवरी ए फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिलेशन, फॉर एवरी ए, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ए रिलेशन में है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव, तो ये है ही है। टेस्ट नंबर 2, क्या ये सिमेट्रिक है। पहले सिमेट्रिक को डेफिनेशन समझ, सिमेट्रिक हम किसको बोलते थे, कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी होना चाहिए, तब मैं उसको सिमेट्रिक कहता हूं, ठीक है। उल्टा, ठीक है, उल्टा सिमेट्रिक होता है इसके लिए उल्टा एंड इक्वल, ऐसे समझाता हूं। ये जैसे प्लेन है, ये मैं ट्रायंगल बनाया, तो आप कहेंगे ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमेट्रिक है, उल्टा एंड इक्वल, ठीक है। सिमेट्रिक है तो अब नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे उल्टा एंड इक्वल, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो इस केस में अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी होना चाहिए, यही तो सिमेट्रिक का मतलब होता है।
तो अब एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, 1 1 का उल्टा क्या होता है 1 1, ओके। 2 2 का उल्टा क्या होता है 2 2, 3 3 का उल्टा क्या होता है 3 3, 1 2 का उल्टा क्या होता है 1 2 का उल्टा क्या होता है 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, क्या 2 1 यहाँ पे है नहीं है, सिंस 1 2 belongs to relation but 2 1 does not belong to relation, 2 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सिमेट्रिक है, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बिकॉज 2 1 यहाँ पे जरूरी होना चाहिए था। सिमेट्रिक के लिए क्या रूल है कि अगर ए बी आता है तो बी ए भी होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव कब चेक होगा, पहले डेफिनेशन याद कीजिए। कब हमने कहा था कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए और सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पहले सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट मैच करना चाहिए, तब मैं ये कर सकता हूँ। कि यहाँ पे कहीं सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट मैच हो रहा है, ऐसे देख लिया इसको, है तो इजी पार्ट, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मुझे इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है ना, तो मैं एक बार ऐसे लिखूंगा कि मेरे जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या क्या आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट कुछ नाम भी हम बोलते हैं, प्री इमेज और इमेज, कुछ और नाम भी बोलते हैं, डोमेन और कोडोमेन और रेंज, खैर वो छोड़ दीजिए अभी। मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, नाम इसके बहुत सारे। फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 और 1, 1 2 3 और 1। अब 1 रिपीट हो रहा है, वो नहीं घबराना है बिकॉज हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। और सेकंड एलिमेंट मेरा क्या आ रहा है 1 2 3 और 2। ठीक है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 1, ठीक है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 और 1, और सेकंड एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 और 2। ठीक है, तो 1 2 3 ही आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मेरा पॉइंट ये है कि जो सेकंड एलिमेंट है क्या वो कहीं पे फर्स्ट एलिमेंट भी है क्या, वो मुझे देखना है। हाँ है, देखिए ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं वो अपना टेस्ट करूंगा। कौन सा टेस्ट, कि अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन, क्या बी सी एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, क्या ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन और नॉट। एक एक करके देखते हैं। पहले मैं 1 पे देखता हूँ। ठीक है, मेरे पास है 1 1 और 1 2। देखिए कैसे, मैं कहूंगा 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1, वो छोड़ दीजिए, आप इस पे और इस पे फोकस कर लीजिए, इस पे और इस पे। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सेम है ना, तो विच इंप्लाइज 1 2 मस्ट बिलोंग टू रिलेशन। क्या आपके पास 1 2 आ रहा है, आ रहा है। अब आप टेस्टिंग करेंगे किसी और पे, बिकॉज 1 वाला आपका यहाँ पे नहीं हुआ। अब देखेंगे क्या कहीं पे सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है, सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 तो छोड़ दीजिए, 1 2 है, तो 3 3 मेरे पास कहीं फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, 2 मेरे पास कहीं फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, 1 मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट ट्राई कर लिया। बाकी जो बचे हैं 1 1 2 2 3 3, वो तो अगर है ही तो उसमें हम नहीं कर सकते ये वाला टेस्ट। आप समझ गए, मैं ये पे कहना चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट करना है कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज 1 2 मस्ट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, पॉइंट टेकन। अगर अब मेरे पास यहाँ पे 3 1 होता, सपोज 3 1 इसका पार्ट होता, प्रिज्यूमिंगली 3 1 इसका पार्ट होता और 1 2 भी इसका पार्ट होता, दिस वुड हैव इंप्लाइड कि 3 2 मस्ट हैव बीन देयर। अगर 3 2 यहाँ पे होगा तभी मैं ट्रांजिटिव बोलता, अदरवाइज नहीं बोलता। इस केस में मैंने सब पे अप्लाई किया और मुझे जो रिजल्ट आया वो आया यस, इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 इज देयर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे डालूं, सपोज इधर अलग से करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी नहीं छेड़ता। खैर अब तो क्वेश्चन हो ही गया, आप इसको छेड़ सकते हैं, मैं 3 पार्ट कर लिए। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में 1 1 2 2 3 3 1 2 और लास्टली डालता, मैं सपोज इसमें सपोज डालता 3 1। ठीक है, मैं इसमें डालता 3 1 सपोज। तो अब आप क्या करते, इस 3 को मैच करते। ठीक है, 3 1 नहीं डालता, मैं सपोज डालता 1 3 सपोज। ठीक है, अब क्या होता, आप बोलते 1 1 फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिलेशन, 1 3 फॉर्म पर, तो इसका मतलब 1 3 होना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे करके आपने करना है। इफ ए बी इज देयर, बी सी इज देयर, तो आपने चेक करना है क्या ए सी वहां पे है कि नहीं, फॉर एवरी ए एंड बी। तो इस केस में मुझे मिला फॉर एवरी ए एंड बी, तो मैंने इसको बोला कि ये मेरे पास ओके है। ठीक है, मैं पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ये मेरी डेफिनेशन कि इफ ए बी इज देयर एंड बी सी इज देयर, देन ए सी मस्ट बी देयर। ठीक है, ओके डन एंड वेलकम बैक। तो यही पॉइंट्स है जो आज का जितना डिस्कशन है इसी के अराउंड पूरा सराउंड करता है। क्या है पहला पार्ट कि अगर एवरी ए बी बी सी सी इज देयर तो रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी इज देयर बी ए मस्ट बी देयर। इफ ए बी इज देयर बी सी इज देयर देन ए सी मस्ट बी देयर। ठीक है, इस पे आप लोगों ने पूरा इसको टेस्ट करना है। तो हमने टेस्ट किया, हमें रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला, और ट्रांजिटिव हमें मिली, ये फंक्शन में ट्रांजिटिव मिली। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें सपोज हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, हम इसमें इंसर्ट करेंगे 3 1 करेंगे या 1 3 इंसर्ट करेंगे, तो उस केस में फिर हमें और टेस्टिंग करनी पड़ेगी दूसरे एलिमेंट्स को लेके। यहाँ पे हमने टेस्टिंग की तो हमारे साथ ये ओके दिखा, तो हमने अकॉर्डिंगली इसका सोल्यूशन दे दिया। अब इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है R2, इसी सेट में उन्होंने R2 बनाया है। देखिए R2 बनाया है 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। गौर से देखेंगे R2, और मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 इस केस में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव। आंसर इज नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, बिकॉज 3 3 इज नॉट देयर, 3 3 मस्ट बी देयर। फॉर एवरी ए 3 3 मस्ट बी देयर, तो 3 3 तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव इसको नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 टेस्टिंग का क्या था, सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है, देखिए 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2, 1 2 का रिवर्स 2 1 और 2 1 का रिवर्स 1 2। तो हर किसी का रिवर्स वहां पे प्रेजेंट है, तो आंसर इज यस, बिकॉज फॉर एवरी ए बी बी ए इज देयर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हर कोई होना चाहिए। देखिए जब हम सिमेट्री की बात करते, जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो हम कहते हैं कि हर कोई होना चाहिए, बिकॉज तब हम बात करते हैं जस्ट ए की, कि जो भी ए है वो ए बी बी सी सी होने चाहिए। लेकिन जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं दो एलिमेंट्स की बात, कि फॉर एवरी ए बी, जितने भी ए बी आपको दिख रहे हैं उनके बी ए होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग की, सिमेट्री के केस में मैंने यहाँ पे टेस्टिंग की, फॉर एवरी ए बी देयर मस्ट बी बी ए। मैं यहाँ पे टेस्ट कर ही नहीं सकता जहाँ पे मेरे पास ए बीज नहीं है। और जब रिफ्लेक्सिव की टेस्टिंग मैंने यहाँ पे की, क्यों यहाँ पे की, बिकॉज रिफ्लेक्सिव में ए पे देख रहा हूँ, ए इज मेरे पास यहाँ है, स्मॉल ए, और ए भी मेरे पास यहाँ है। आई होप आप इस डिस्टिंक्शन को समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा डिस्टिंक्शन है कि सिमेट्रिक की टेस्टिंग में इधर करूंगा, फॉर एवरी ए बी देयर मस्ट बी बी ए बी जब मेरे पास यहाँ ही है तो यहाँ ही टेस्टिंग कर सकता हूँ, ऊपर में टेस्टिंग इसकी नहीं कर सकता। ठीक है, अब तीसरी टेस्टिंग जो मैंने कहा कि सबसे क्रूशियल है, ट्रांजिटिव वाली। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मैच हो रही है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है 2 और 1, ठीक है, तो एक मेरे पास है 1 2 इज 1 1 इज पार्ट ऑफ रिलेशन एंड 1 2 इज पार्ट ऑफ रिलेशन, इट इंप्लाइज 1 2 मस्ट बी देयर, जो कि है। दूसरा मैंने लिखा है 1 2 इज पार्ट ऑफ रिलेशन एंड 2 1 इज पार्ट ऑफ रिलेशन, है, देखिए 1 2 भी है 2 1 भी है, विच इंप्लाइज 1 1 मस्ट बी देयर, जो कि यहाँ पे है। तो अगर मैंने टेस्टिंग सही किया तो मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, बट सॉरी मेरे पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 3 3 इज नॉट देयर। अब एक लास्ट जो कि है R3 मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 1 2 3। अब सेट क्या इन्होंने बनाया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। अब बहुत गौर से देखेंगे,
बहुत ही गौर से देखेंगे। Whether it is reflexive, answer is a yes because 1 1 2 2 3 3 is there. ठीक है। Whether it is symmetric, answer is again yes. कैसे? 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2, 3 का 3 रिवर्स वहां पे है। 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 है, 2 3 का रिवर्स 3 2 है, 3 2 का रिवर्स 2 3 है। तो आंसर इज यस। अब मूव करते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। फिर से वही चीज है, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है किसी टर्म का और फर्स्ट एलिमेंट मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरे पास हो रहा है। देखिए अगर मैं सबसे पहला लूं 1 1 और 1 2, हमने ऊपर देखे हुए तो हमें पता है कि इन पे आंसर यस निकलेगा, नो देखना है कैसे निकलेगा। अगर मैं पहले लूं 1 1 इज पार्ट ऑफ रिलेशन, हाँ है, और सिमिलरली 1 2 इज पार्ट ऑफ रिलेशन which implies 1 2, ये 1 2 must be there, 1 2 है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पे देखते हैं, 2 2 और 2 1, हाँ 2 2 is part of relation, 2 1 is part of relation which implies 2 1 must be there, 2 1 भी वहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देख लीजिए इस वाले पार्ट पे 2 3 और 3 2 पे, 2 3 is there, 3 2 is there which implies 3 3 must be there, sorry 2 2 must be there which is there, okay। बट एक बार आप देख लीजिए, एक जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको वो है 1 2 और 2 3। ये कैसे? 1 2 is there, 2 3 is there, yes है 1 2 2 3। what does this imply? कि 1 3 must be there, बट 1 3 तो है नहीं इसमें, 1 3 तो है नहीं, 1 2 है 2 3 है, यानी ए बी है बी और सी है, तो ए और सी तो है नहीं। सिंस 1 3 इज नॉट देयर तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी इक्विवेलेंस था ही नहीं। इक्विवेलेंस कब होगा? जब आर भी हो, एस भी हो, टी भी हो। तो इसके साथ मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर के क्वेश्चन वो फिनिश हो गए। सेट के कुछ एग्जांपल्स है वेन डायग्राम पे, मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस की हुई है, स्टिल आपके साथ एक बार पढ़ूंगा तेजी के साथ बिकॉज हमने कल ही एट लेंथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चंस विद वेन डायग्राम्स है या क्वेश्चंस ऑन सेट थ्योरी है, ये आपको पता है, ये आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इधर थ्रू वेन डायग्राम्स और थ्रू फॉर्मूलाज। मैंने कल दोनों डिस्कस करी हुई थी यूनिट इंटरसेक्शन की फॉर्मूलाज, 2 के केस में भी और 3 के केस में भी। 4 के केस में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 2 और 3 के केस में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमने कल की थी, अगर आप रिकॉल करना चाहते तो लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला यही है, आप कल किसी और ढंग से लिखिए और किसी और ढंग से लिखिए, बात सेम है। यू बी यू सी एन ए, कल हमने इसको प्रूव भी किया था, आपको याद होगा, इसका हमने कल प्रूव भी निकाला था। इसके बाद हम माइनस करते हैं एन अलग अलग इंटरसेक्शन, लेकिन फिर जो कॉमन पोर्शन है वो प्लस करते हैं। ठीक है, ये हमने कल एट लेंथ किया हुआ है, तो कल के इसमें आप यूज करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे बनते देखिए। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन स्कूल, 10 टीच मैथमेटिक्स, 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री। अब इन क्वेश्चंस में क्या आपको करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, बिकॉज इसमें वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ स्कूल ऑफ 20 टीचर्स या 20 स्कूल, 10 टीच मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये है कि 10 टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ और नहीं पढ़ाते, यहाँ पे मतलब की बात है। इसका मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ और भी पढ़ा सकते हैं अपने पास, एक से ज्यादा बुक्स भी पढ़ाते होंगे। अगर मैं लिखूं 10 टीच मैथमेटिक्स ओनली, उसका मतलब है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाते, कुछ और नहीं पढ़ाते। तो इस ओनली से पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। जब मैं ये कह रहा हूँ 10 टीच मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है मेरे पास 10 है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ और भी पढ़ाते हो, हमें उसमें नहीं जाना। 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री। ठीक है, हो गई ये बात। 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, अगर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री देखिए, मैं इसको एक बार बनाता हूँ, आप इसको तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं या आप इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट्स, कार्डिनल नंबर्स लिख के। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा, इसने बनाया हुआ है, मैं इसी को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कह रहा है कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना था वेन डायग्राम, तो मैथमेटिक्स को एम से करूंगा,
केमिस्ट्री को सी से करूंगा और फिजिक्स को पी से करूंगा, ऑब्वियस है। तो 3 सेट्स ओवरलैपिंग है बिकॉज कुछ 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 पढ़ा रहे हैं। अब पहला क्या बोल रहा है, ये पहली हिंट क्या है कि 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो ये है। तो ये पूरा मेरे पास 4 होना चाहिए। अब क्या रीजन है कि मैंने 4 इधर लिखा और इन दोनों का सम नहीं लिखा? रीजन ये है, ये लिख रहा है यहाँ पे नन टीचेस मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो पोर्शन है जो मैं रेड से भी बना रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन है ना। अब इसमें कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। मेन इसने ये आपको हिंट दिया है कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में कोई नहीं है, 0 है। जब ये दोनों 0 हो गए तो जो 4 मेरे पास आ रहा था मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो आ रहा था मेरे पास कॉमन, यहाँ पे वो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से काफी इजी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 10 टीच मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे 10 टोटल है, 10 में से 4 इधर चले गए बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स सेट, तो यहाँ पे 6 बच गए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इफ आई प्रिज्यूम दिस पार्ट इज x, दिस पार्ट इज x, क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री में 7 है तो 7 माइनस एक्स, फिजिक्स में मेरे पास कितने थे, मेरे पास 9 थे, 4 इधर चले गए तो 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट, ये हो गया x, ये 7 माइनस एक्स, ये 4, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब हो गया टोटल मेरे पास है 20। तो अब इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, वो आपके 20 के इक्विवेलेंट पहुंचना चाहिए। 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल 20। ये मेरे पास कट जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा, 12 और 10 22, 22 में से 20 2, तो मेरे पास 2 निकल गया आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 हो गया। और अकॉर्डिंगली आप इसका सॉल्यूशन, आप जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप अकॉर्डिंगली बाद में जो भी पूछ रहा है उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन इज बाय द वे हाउ मेनी इज फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली का आंसर 3 है, ये फिजिक्स ओनली, ना मुझे ये काउंट करना है ये 2, ना मुझे ये काउंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है सेट थ्योरी पे, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे अच्छे क्वेश्चन आपको नीचे दिए। A survey showed 74%, अब यहाँ पे 74% है, that means 74 out of 100, that is understood. Like grapes, अब grapes है, grapes only नहीं है। 68 out of 100 like bananas, bananas only नहीं है। What percentage of Indian likes both, both कितने को पसंद है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर मैं x हो गया बोथ, सपोज ये ग्रेप्स लीजिए, ये बनाना लीजिए, ये 74 माइनस एक्स, ये 68 माइनस एक्स, इन तीनों को टोटल 100 के बराबर से ऊपर किया था तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है। एक तरीका कार्डिनल नंबर यूज कीजिए, आपको जो निकालना है वो निकालना है बोथ है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, NP NP NB, P मतलब ग्रेप्स, N ग्रेप्स, N बनाना माइनस, ठीक है, माइनस टोटल, टोटल मेरे पास अभी 100 है बिकॉज मैं 100 में से परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 42। तो यहाँ भी ऐसे 42 आएगा, 74 माइनस एक्स प्लस 68 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल 74 प्लस 68 माइनस 142। तो ये सेम ही चीज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, क्लास में 60 स्टूडेंट्स है टोटल, 40 लाइक मैथ्स, लाइक मैथ्स का मतलब वो कुछ और भी लाइक कर सकते हैं, 40 लाइक मैथ्स, मैथ्स ओनली नहीं लिख रहा, 36 लाइक साइंस एंड 24 लाइक बोथ। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं एक ऐसे बनाऊं, ये मेरे पास हो गया मैथ, ये मेरे पास हो गया साइंस, 24 लाइक बोथ, तो 24 बोथ लाइक करते हैं, तो मैथ्स ओनली कितने हो गए 16, मैंने ब्लैक से लिखा वो मैथ्स ओनली है, और 36 माइनस 24 जो मैंने ग्रीन से लिखा वो मेरे पास साइंस ओनली हो गया। बस ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। आपको निकालना है मैथ्स ओनली कितने हैं, वो तो यहाँ पे निकल गया ऑलरेडी, साइंस ओनली निकल गया, इधर मैथ और साइंस, या मैथ या साइंस मतलब यूनियन, इधर मैथ और साइंस, ठीक है।
मैथ या साइंस, बाय डेफिनेशन दिस इज द यूनियन। तो यूनियन आपके पास हो गया 16, 24 और 12 विच इज 52। जो कुछ भी लाइक नहीं करते, मेरे पास यूनिवर्सल सेट 60 का है, 52 एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो गए, तो आपके पास 8 इसका आंसर आएगा, जो कि काफी इजी है। तो ये काफी इजी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन जो हमारे एक्चुअल करने वाले हैं इस चैप्टर में। और स्टिल मैं कहूंगा कि क्वेश्चंस करके भी देयर आर नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस, तो यू मस्ट अटेम्प्ट योर एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इस चैप्टर में एटलीस्ट। चलिए अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस है पहले वाले मैं सारे डिस्कस करूंगा, रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपको जो हमने कंसेप्ट आज पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वो यहाँ पे आपको बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है, मेरे साथ रहेंगे आधे 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए मैं इसको वाइंड अप करूंगा इस चैप्टर। चलिए देखिए मैं क्या आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इज स्मॉलर देन, देयर इज अ रिलेशन। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास, रिलेशन पे वापस आएंगे, अगर मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं उसमें से कोई भी रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है, तो वो रिलेशन होती है कि मैं कनेक्ट करूंगा थ्रू सम रूल। अब मेरे पास है सेट ऑफ एग्स, सेट ऑफ एग्स, ठीक है, सेट ऑफ एग्स सेट है क्या, पहले दिन की बात, सेट क्या होता है, सेट ऑफ एग्स इज अ सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास एक बॉक्स आप मान लीजिए और उसमें बहुत सारे एग्स है, ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब इस सेट में रिलेशन बनाई इज स्मॉलर देन, मैं यहां से ले रहा हूं कोई एग और यहां से कोई एग ले रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं बाय रूल इज स्मॉलर देन, तो ये मेरे पास रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर एक होगा यहाँ पे दो भी हो सकते हैं इससे बड़े, ठीक है। यानी अगर सपोज एक एग है सपोज 2 mm और एक है सपोज 3 mm और एक है सपोज 6 mm सपोज, तो 2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 3 और 2 इज स्मॉलर देन 6, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ यूनिकनेस खत्म हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। खैर वो छोड़िए, हमें पता ही रिलेशन है, बिकॉज तभी ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आ गया। अब जो मेन बात वो बताने की कोशिश कर रहा है वो है कि हमें चेक करना है, ये जो एग्जांपल्स है बहुत अच्छी एग्जांपल्स है, ये जो भी एग्जांपल्स पहले कितनी 6 एग्जांपल्स है या 5 एग्जांपल्स है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। कौन सा, ये जो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है। अब मेरे साथ देखेंगे क्वेश्चन, आप समझ गए कि मेरे पास एक बॉक्स ऑफ एग्स है, एक ट्रे ऑफ एग्स है, इसमें मैं रिलेशन बना रहा हूं इज स्मॉलर देन, मुझे कहना ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, पहला याद कीजिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं लिखूंगा आर रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब इसको आप याद कीजिए, रिफ्लेक्सिव होता है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने साथ रिलेट होने चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एक एग इसमें से उठाता हूं इस पूरी ट्रे में से, तो इज ए स्मॉलर देन ए, अगर a स्मॉलर देन a होगा तभी वो इस रिलेशन का पार्ट बनेगा। क्या एक a से छोटा है, आंसर इज नो, तो इसका मतलब a मेरे इस रिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। जब a रिलेशन का पार्ट ही नहीं बना तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। पॉइंट क्या था कि अगर मैं उस सेट में से हर कोई एलिमेंट उठाता हूं उसको अपने साथ रिफ्लेक्सिव, अपने साथ वो रिलेशन बनाना चाहिए, बट नहीं बना सकता बिकॉज a इज नॉट स्मॉलर देन a, मेरा रूल क्या है, इज स्मॉलर देन, ठीक है। अब सिमेट्रिक पे आते हैं, इफ a इज स्मॉलर देन b, अब दो की बात आ गई ना, मैंने दो अंडे उठाए a और b, a मुझे स्मॉलर देन b लगा, a 2 mm था और b 4 mm था, ठीक है, रिलेशन बन गई, ओके डन। डज दिस इंप्लाई कि b इज आल्सो स्मॉलर देन a, नॉट पॉसिबल, अगर a b से छोटा, समझ थोड़ी कि b a से छोटा है, सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैंने ए बी को इस रिलेशन में डाला, मैंने इसमें से दो अंडे ऐसे निकाले कि ए इज स्मॉलर देन बी, मैंने इस बड़ी, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, मैंने इस बड़ी ट्रे में से दो अंडे निकाले, एक का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी, इस तरीके से कि ए इज स्मॉलर देन बी। आपने कहा यस ये रिलेशन का पार्ट है बिकॉज यहाँ पे रूल है इज स्मॉलर देन, लेकिन क्या इसका मतलब है बी इज आल्सो स्मॉलर देन ए, जो हमारा सिमेट्री की डेफिनेशन थी, आंसर इज नो, ये तो नो हो गया। अब हम ट्राई करेंगे ट्रांजिटिव, कैसे ट्राई करेंगे, उसके लिए हमें दो सेट निकालने, हमने दो निकाले, मतलब एक सेट ऑफ अंडे निकाले, ए
इज लेस देन बी इस पूरी ट्रे में से। तो एक था 2 mm और एक था 3 mm, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और उसमें से एग निकाला इस तरीके से कि वो था 4 mm सपोज। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सी इसका नाम रखेंगे, आप बोलेंगे बी इज स्मॉलर देन सी, ठीक है, आप बोलेंगे सही। तो अब आप मुझे बोलिए क्या ए और बी रिलेशन का पार्ट बनेंगे, आप बोलेंगे यस बिकॉज इज स्मॉलर देन बी। क्या बी और सी इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे, इस रिलेशन का, इज स्मॉलर देन, आप बोलेंगे यस। अब क्या ए और सी पार्ट बनेंगे, आप बोलेंगे यस बिकॉज अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो जरूरी है कि ए सी से छोटा हो, तो ए और सी भी रिलेशन का पार्ट बनेंगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी एंड सी। तो इस केस में हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। थोड़ा और ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर मैं ये बोलूं ये ए है, ये ए है सपोज, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन बिकॉज़ ए इज स्मॉलर देन बी। और अब मैं बोलूं सपोज ये सी है, then B and C is part of relation because B is smaller than C. This necessarily implies कि A जो है it is smaller than C, ठीक है। तो इसलिए हर A और C इस रिलेशन का पार्ट बनेगा, तो आंसर इज कि इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। वही चीजें हमने की जो हमने पढ़ी थी। इज इक्वल टू, बताइए बहुत आसान है, इज इक्वल टू ओवर दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन इसने पूरा किया है आपको यूनिवर्सल सेट दे के, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता। एक यूनिवर्सल सेट है, सेम मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक बॉक्सेस में बहुत सारे अंडे हैं, एक बॉक्सेस में बहुत सारे नंबर्स है। कौन से नंबर्स है, 1 2 3 4, रैशनल लिखा है, खैर हम रैशनल को भी इग्नोर करते हैं बिकॉज़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको नेचुरल नंबर्स पे लेते हैं, इनफिनिटी। मेरे पास एक पिटारा जिसमें बहुत सारे नंबर्स है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक रिलेशन क्रिएट करो, रिलेशन है इज इक्वल टू। तो आप कहिए क्या इस रिलेशन में 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, आंसर इज यस बिकॉज a इज ऑलवेज इक्वल टू a। तो हाँ ये रिलेशन मेरे पास, ये इज इक्वल टू है मेरे पास रिलेशन, ये मेरे पास जो इज इक्वल टू है रिलेशन मेरे पास, ये मेरे पास है सबसे पहले मेरे पास रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अभी रुक जाएंगे। अब चलिए अपना सिमेट्री के पास। अगर 1 1 को मैं उल्टा करूं तो क्या 1 1 ही आएगा। तो फॉर एवरी ए एंड बी, फॉर एवरी ए एंड बी, बी ए इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा देखिए ट्रांजिटिव, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए और सी भी इक्वल है, तो ये इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो अगर मैं देखूं तो ये तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो आई होप आप अब कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए तीसरा इज हैज सेम फादर एज, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और रीइंफोर्स हो जाए। मेरे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, और सेट क्या है, चिल्ड्रन। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक झुंड है, ये सेट है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रूम है, इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन है। अब इसमें से मुझे चिल्ड्रन को ऐसे रिलेट करना है कि दे हैव सेम फादर, रिलेशनशिप इज सेम फादर एज। रूल याद कर लीजिए, रिलेशनशिप कैसे बनती है, जब हम पूरे एक यूनिवर्सल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन से, कोई रूल से, कोई मेथड से कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को। तो अब मुझे बच्चों को कनेक्ट करना है बाय अ रूल सेम फादर एज। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस पूरे रूम में से एक बच्चा सिलेक्ट करूंगा ए, ठीक है, ए, तो ए और ए का सेम फादर है क्या, आंसर इज यस। ए और ए यानी वही बच्चा और वही बच्चा, फिर से ऐसे समझिए ए और ए यानी ए को अपने साथ तो सेम है, यस। तो फॉर एवरी ए बी बी सी सी डी डी विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। तो मेरे पास ये पहला स्टेज क्रॉस कर गया। दूसरा, अगर ए और बी का सेम फादर है, ए और बी का सेम फादर है, तो ए और बी विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। तो विच विल नेसेसरली इंप्लाई कि बी और ए का भी सेम फादर है। स्टेप ब्रदर स्टेप वाला जो है वो पार्ट एक्सक्लूड करके, बिकॉज़ दैट्स एन एक्सेप्शन। हम यहाँ पे रूल्स की बात करें नॉट एक्सेप्शंस की। तो अगर ए और बी का सेम फादर है, दैट इंप्लाइज कि बी एंड ए का भी सेम फादर है। तो अगर ए एंड बी फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिलेशन, बी एंड ए भी उसमें हमेशा होगा ही होगा। तो उसने दूसरा टेस्ट भी क्रॉस कर लिया।
अब अगर ए और बी का सेम फादर है और बी और सी का सेम फादर है, दिस वुड इंप्लाई कि ए और सी का भी सेम फादर है, ऑफ कोर्स गिवन द रूल। तो इस केस में ये तीनों चीजें मेरी ओके करता है, तो मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा ये मेरे पास इक्विवेलेंस है। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू, देख लीजिए, इज परपेंडिकुलर टू, पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू क्या होता है। अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है इनको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अगर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है इनको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब क्वेश्चन है मेरे पास इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी लाइंस पड़ी है एक प्लेन में। ठीक है, क्वेश्चन है इज परपेंडिकुलर टू, यहां से जगह एग्जॉस्ट हो गई, इधर देखते हैं। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर होता है, मेरे पास बहुत सारी लाइंस पड़ी है प्लेन में। अब मुझे इन लाइंस को कनेक्ट करना है बाय रूल इज परपेंडिकुलर टू। तो मैंने एक लाइन सेलेक्ट की ए या एल, बताइए क्या एल एल के साथ परपेंडिकुलर है? आंसर इज नो। एल तो एल के साथ कोइंसाइड कर रही है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, कोई एंगल ही नहीं बनाती अपने साथ, एंगल 0 बन रहा है। तो इसका मतलब एल एल डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। अगर L और M परपेंडिकुलर है, तो L और M 90 डिग्री बना रहे, तो M एंड L कौन सा एंगल बना रहे, वो भी तो 90 ही बना रहे। आंसर इज यस। तो इसका मतलब अगर L एंड M पार्ट ऑफ दिस रिलेशन है, दैट नेसेसरली मींस कि M और L भी पार्ट ऑफ रिलेशन होगा, बिकॉज अगर L और M 90 बना रहे हैं तो M और L भी तो 90 ही बना रहे हैं आपस में। तो आप कहेंगे सिमेट्रिक तो भाई ये है, सिमेट्रिक तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज L और L आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तीसरे क्राइटेरिया देखते हैं, इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, जितना ग्राफिकली विजुलाइज करेंगे उतना हम उसको सीखेंगे। अगर L ये है और M ये है, और L इज परपेंडिकुलर टू M, ऐसे लिखते हैं, L इज परपेंडिकुलर टू M, है ना। अब मैंने एक और लाइन बनाई N, इस तरीके से कि M इज परपेंडिकुलर टू N, बना के देख लीजिए। मैंने एक और लाइन बनाई N, इस तरीके से कि n इज परपेंडिकुलर टू m, ठीक है, बनाई मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। डज दिस मीन कि L एंड n आर आल्सो परपेंडिकुलर? ये L रहा, गौर से देखिए, ये L रहा, ये मेरे पास L है और ये मेरे पास n है, तो पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर तो हो ही गई, हो ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन आपस में शेयर नहीं करते। तो आंसर क्या हुआ इसमें मेरे पास, दीज आर सिमेट्रिक ओनली, तो आंसर लिखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, लॉजिकली आपने समझना, इसमें कुछ भी, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि आप उसको किसी तरह से मार्कअप कर पाए, आपने लॉजिकली पूरा समझना पड़ेगा, और आपकी इसमें जो टेस्टिंग है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इज रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ, आप देख लीजिए, इज रेसिप्रोकल ऑफ, क्या एक नंबर अपने आप का रेसिप्रोकल हो सकता है? इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए? आंसर इज नो। तो आप बोलेंगे ये तो मेरे पास क्या नहीं है, ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अब बताइए 8 1/8 का रेसिप्रोकल है और 1/8 8 का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल। 2 1/2 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। 2/3 3/2 का रेसिप्रोकल है और 3/2 2/3 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इस केस में अगर a एंड b एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो b एंड a भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा नेसेसरली, ठीक है। तो अब बताइए, तो इसका मतलब मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और मेरे पास ये सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन इज क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अगर 8 का रेसिप्रोकल 1/8, ठीक है, 8 का रेसिप्रोकल 1/8 और 1/8 का रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, 8। तो इसका मतलब 8 8 का रेसिप्रोकल होना चाहिए, ए बी और बी और सी, मतलब ए और सी का रेसिप्रोकल होने चाहिए, तो इक्वल आपस में है, रेसिप्रोकल है ही नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव फंक्शन ये एंजॉय नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है y इज इक्वल टू x, क्या मतलब निकालेंगे इसका, इक्वल रिलेशन है। अब इसमें आप देखिए क्या ये अपने पास अपने पास रिफ्लेक्सिव है, यस, 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। 1 इज इक्वल टू सपोज से x एंड x इज इक्वल टू y, दिस मींस 1 इज इक्वल टू y, तो मेरे पास तीनों है, तो ये इक्वल रिलेशन है, तो आप सिंपली इसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंस होगी, तीनों होंगे। चौथा क्वेश्चन भी सेम ही है, y plus x is equal to 2x which implies y is equal to x, वापस उसी चीज पे हमें पहुंचा रहा है।
हाँ, अब क्वेश्चन है इज स्क्वायर ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इज स्क्वायर ऑफ, इसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। इज स्क्वायर ऑफ क्या मतलब है इज स्क्वायर ऑफ का? ये देखिए, अगर मेरे पास एक नंबरों का वही चीज, मेरे पास एक नंबरों का बहुत बड़ा पिटारा है, इसमें से मैं एक नंबर निकाल रहा हूँ 1, ठीक है, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, अंडरस्टूड। अब मैं निकाल रहा हूँ 2, इज 2 स्क्वायर ऑफ 2? नो। इज 3 स्क्वायर ऑफ 3? नो। तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ये तो अपने आप इस रिलेशन बना ही नहीं रहा। फॉर ऑल, रिफ्लेक्शन में हम क्या चेक करते हैं? फॉर एवरी एलिमेंट, बिकॉज़ अब हम एक ही एलिमेंट का देखते हैं, ए और ए, बी और बी। अब हम देखते हैं अगर ए बी है तो बी होना चाहिए। सपोज 2 और 4 इज स्क्वायर ऑफ रिलेशनशिप में है, बट क्या 4 और 2 है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 3 और 9 है, बट क्या 9 और 3 है? नहीं है। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये मेरा दूसरा टेस्ट भी पास नहीं करता। तीसरा तो करेगा ही नहीं, बिकॉज जब दूसरा ही नहीं करेगा तीसरा कहां से करेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, आपके होमवर्क में डाल सकता हूं, बट हिंट के लिए आप इसमें बेसिक सा जो हम फॉर्मूला यूज करी थी वो करेंगे, 32 + 42 - 62। ठीक है, या तो वेन डायग्राम से करिए या एन कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन वाली फॉर्मूला से करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और भी आसान है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, इसमें आपकी वेन डायग्राम बन जाएगी इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करें। टी, कॉफी और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया है, आपको दिया है 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी, तो यहाँ पे आपको 5 आ गए। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 20, तो यहाँ पे 7 आ गए। तो बस आपका हो गया, आपको सोल्यूशन हो ही गया, यही है, तो ऐसे आपने बनाना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 6, 8, 11। सबसेट्स कितने हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, सिंपली 2⁻³ = 8, और मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उन सबसेट्स को एक बार फ्रेम करके दिखाएंगे। ठीक है, हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था इक्वल फंक्शंस का या इक्वल सेट्स का, याद होगा आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि एक सेट है V, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है X such that X + 2 = 0। आपको पता है हमेशा ये तभी निकलेगा जब X = -2, तो इसका मतलब इस सेट में -2 एलिमेंट ही है बस। ओके, अब कह रहे हैं दूसरा सेट है R, वही X such that x² + 2x = 0। इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें रियल रूट्स या क्या, आप सॉल्व करने बैठेंगे, अगर आप, ये तो मेरे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका एक रूट 0 निकलेगा और एक रूट -2 निकलेगा, मेरे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करने ट्राई करेंगे तो, बट मुझे इक्वेशंस को इक्वल करना है, तो इक्वल मुझे किस पे होगा? ये -2 पे ही होगा। अगर मैं देखूं, अगर आप सॉल्व भी करना चाहेंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, x², x कॉमन ले लीजिए सिंपली, x + 2 = 0, तो इधर x = 0 और x = -2, एंड सेम गोज फॉर थर्ड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, वो चीज पता होगा। थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप x = -2 पे सॉल्व कीजिए तो 0 आ जाएगा। तीनों फंक्शंस या तीनों सेट मेरे तब इक्वल होंगे जब मैं x की वैल्यू -2 लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 की यूटिलिटी मुझे समझ नहीं आई। क्वेश्चन है कि एक सेट है मेरे पास x such that x is a positive integer less than 25। वहां से देखते हैं अगर स्पेस रही। हाँ, ये कह रहा है मेरे पास एक सेट है E। ठीक है, मेरे पास एक सेट है E, मेरे पास एक सेट है E is equal to x such that x is positive integer less than 25। तो इसके लिए E मेरे पास है 1 2 3 4 24 तक। ठीक है, ये इसका मतलब है। और A मेरे पास सेट दिया हुआ है 2 6 8 14 22, और B मेरे पास दिया है 4 8 10 14। अभी क्या इसमें से कौन सा ट्रू है? एक तरीका है कि आप सॉल्व करेंगे, पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, फिर उसका नॉट निकालेंगे। आपको नॉट पता है क्या होता है, इसका कुछ इंटरसेक्शन आएगा, फिर आप देखेंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं है, ठीक है, यानी E - A ऐसे करेंगे आप। बट ऐसे हमने नहीं करना, बिकॉज में एलिमेंट्री 24 है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हर सेट पे इक्वल होगी। हमने जब डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था तो हमने दो फॉर्मूलाज पढ़ी थी। हमने कहा था कि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मेरे पास आएगा A0
यूनियन बी नॉट। और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो वो आएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये हमने पढ़ा है और हमने वेन डायग्राम पे प्रूव भी किए थे। तो जब हमने कोई चीज प्रूव कर ली तो वो हर सेट पे ओके होगा, तो इस सेट पे भी ओके होगा। बाकी आप करना चाहते तो आप सोल्यूशन करके इसी आंसर तक पहुंचेंगे, बट कोई पर्पस है नहीं। एक सेट में 3 एलिमेंट है, क्यू में 4 है, आर में 2 है, तो पी क्यू आर में कितने होंगे, कट प्रोडक्ट में कितने होंगे? बहुत ही आसान सा है। अगर एक में पी है और एक में आर है, 3 into 4 is equal to 12। ये कर्टिसन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ना कि सबसेट्स का। सबसेट के लिए 2 raised power m और यहाँ के लिए p into r, जैसे मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, वहां पे हमें सबसेट्स निकालने हैं। दोनों चीजें अलग से पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे 12 और 12 into 2, बिकॉज r में 2 है, 24। ठीक है। given a is so, b is so, c is so, then find a cross b intersection c। I think I should leave this for you। ये आप कर लेंगे। b और c का इंटरसेक्शन ले लीजिए, उसको फिर a से क्रॉस कर दीजिए, हमने पढ़ा हुआ, ये आप कर सकते हैं। A town has, question number 16, a town has population of 50,000। ठीक है। out of a 28,000 read newspaper x and 23,000 read y, while 4,000 read both। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। टाउन की पॉपुलेशन 50K है, उसको छोड़ दीजिए। ये लिख रहा है कि 4,000 बोथ पढ़ते हैं, 4K लिखता हूँ, 4,000 बोथ पढ़ते हैं। ये न्यूज़पेपर X, ये न्यूज़पेपर Y। तो X कितने बच गए? 24K और Y बच गए 23K। ठीक है। अब क्या है कि कौन से लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते? 24, 4 और 23। ठीक है। 24K, ये 4K हो गया, 23,000 read Y and 4,000 read both the papers। ठीक है। तो ये 23 में से ये 4 निकाल लीजिए, बन जाएगा मेरे पास 19। ठीक है। ये 19 हो गए, ये 24 हो गए, 4 हो गए, ये 28 हो गए, इस तरफ 23 हो गए, जो क्वेश्चन बोल रहा था। 24, 4 और 19, 47K हो गए। टोटल हमारे पास कितना है? 50K। तो 3K हमारे पास निकले, जो इस बेसिकली यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, एक्स और वाई का पार्ट। ये क्वेश्चन ऐसे है, बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 50,000 लोग हैं और यहाँ पे मेरे 47,000 लोग कवर हो रहे हैं, तो 3,000 मेरे इस पूरे दोनों सेट से बाहर है। ये क्वेश्चन इस तरीके से। If A is so, B is so, find A minus B और उसका कार्डिनल नंबर। पहले A minus B आपने सेट निकालना है। और A minus B की डेफिनेशन क्या होती है? एलिमेंट्स विच आर इन A but not in B। A minus B, A में है, B में नहीं है। तो एलिमेंट्स कौन से? आप A के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में है बट B में नहीं है। ठीक है। तो वहां बचेगा 2, 3 तो वहां पे है, 5 और 7, 2, 5 और 7। 2, 5 और 7 का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। आपको A माइनस बी में पढ़ाया हुआ, आपको A माइनस बी का आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B, A माइनस B। अगर आपको रिकॉल करना है तो ये होता है A माइनस B, ये वाला। ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये A माइनस B होता है सारा, ओनली दिस पोर्शन। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा इन डिटेल। अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया है लेक्चर्स को तो हमने सारा पढ़ा हुआ है। ये मैंने आज ही पढ़ाया। कौन सी डायग्राम इसमें से फंक्शन है? कौन सी डायग्राम इसमें से फंक्शन है? फंक्शन है। कैसे करेंगे? सिखाया हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जैसे सिखाया हुआ है। तो x 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, x रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, फंक्शन हो ही नहीं सकती। अब इसमें ये देखिए, इसको मैं कर दूं 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं ड्रॉ करूं तो 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, ये बेसिकली स्टेयर केस है, ऐसे और ऐसे। अगर मैं देखूं तो 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। अब इसमें देखिए, कहीं भी कर लीजिए, 2 पॉइंट्स पे नहीं काटेगा। एक्सिस को छोड़ दीजिए, फंक्शन को देखिए। ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। पावर सेट हमने आपको पढ़ाया हुआ है। पावर सेट मेरे पास क्या होता है? पावर सेट मेरे पास वो सेट होता है जिसमें मैं सारे सबसेट्स कहीं पे लिखूं। तो कितने सबसेट्स होंगे आपको ऑलरेडी पता है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे।
19 में दिखाऊंगा, ये खुद करेंगे, ये अब आप खुद करेंगे यहाँ से, ये दो मैं बता देता हूँ फटाफट। इफ f of x is x plus 3 एक फंक्शन है और g of x is x square, मैंने ये चीज आपको बताई हुई है कि अगर मैं आपको f of 2 बोलूं निकालने के लिए, सपोज आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मैं g of -5 बोलूं, आप g की वैल्यू करेंगे -5 पुट सपोज। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, g of f of x, ऐसे भी लिखते हैं g of f of x, f of x में x की जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, g of f of x, g of x जो है g of x, इसमें x की वैल्यू f of x से डालनी है। मेरे पास g of x क्या है, फंक्शन लिख देता हूं, मेरे पास g of x है x स्क्वायर। यहाँ पे सिखाने के लिए अगर g of -5 बोलेंगे निकालने के लिए तो 25, अगर g of 2 बोलेंगे सपोज तो 2। अभी बोल रहा है g of f of x, ऐसे g of f of x, तो x की जगह मैं क्या लूंगा, f of x जो कि खुद फंक्शन है, तो x plus 3 स्क्वायर तो अपना है ही, x की जगह x plus 3, ठीक है, आसान सा पार्ट है और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। इनवर्स फंक्शन निकालने का क्वेश्चन है, दिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं, इक्वेशन को उल्टा सॉल्व करते हैं। हम f of x बोल रहे हैं इज इक्वल टू 1 by 1 minus x, एंड आई होप आप कंफर्टेबल होंगे f of x वर्ड से, ठीक है, आपको पता है ये क्या चीज है कि x में एक पावर दो, यहां से एक वैल्यू निकलेगी। अब पॉइंट क्या है कि लेट अस प्रिजम्पशन है कि मैं f of x को भी रखता हूं y यहाँ पे, यानी x की वैल्यू डाल के मैं y तक पहुंच रहा हूं। अब मुझे उल्टा करना है, तो मैं कैसे करूंगा ये देखिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसी फंक्शन को बनाना चाहता हूं, उल्टा करना चाहता हूं कि मैं क्या करूं, x की वैल्यू डाल के y तक पहुंचूं, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, मुझे x की वैल्यू डाल के y तक पहुंचना है, ठीक है, और x को इधर ले जाऊंगा 1 minus 1 by y, तो which is equal to y minus 1 by y। तो अब अगर मैं चाहूं तो x से मैं कैसे पहुंचूंगा y तक, मेरे पास फंक्शन जो है y minus 1 by y, ठीक है। आपको पता है नॉर्मली हम f of x ही लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे इनवर्स के केस में, x minus 1 by x, ऐसे क्वेश्चन मैंने दिखाए हुए। यहाँ पे आपको x और y से कंफ्यूज होना नहीं है, बिकॉज जब हम x f of इनवर्स लिखते हैं तब भी हम इन टर्म्स ऑफ x ही लिखेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। बात वही हो गई कि अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं वापस उल्टा पहुंच जाऊंगा फंक्शन पे, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ है इनवर्स के केस में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा सही लगा, इसमें आपके साथ करेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। आई होप मैंने उसके लिए जगह छोड़ी होगी, चलिए इधर कर लेते हैं। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस है 100 लोगों की, उसमें 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल इंडियंस काउंट करूं तो मेरे पास इंडियंस है 29 प्लस 23 52, तो एक कॉन्फ्रेंस में इंडियंस है 52 और फॉरेनर्स है 48, ठीक है। अंडरस्टूड, टोटल है 100, ठीक है, इसको यहां तक छोड़ दीजिए। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, अब इनमें से जो मेरे पास ये इंडियन है तो इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई रेलेवेंस है ही नहीं। मेरे पास जो ये इंडियन है इसमें से 4 डॉक्टर्स है, ठीक है, इसमें से 4 डॉक्टर्स। अभी तक मुझे क्या पता है, इंडियन 52 है, अभी तक मुझे पता है कि इंडियन मेरे पास 52 है टोटल, उसमें से 4 मेरे पास डॉक्टर्स है, ठीक है, और टोटल जो विमेन है 29 है, मैन 23 है, उसमें मुझे डॉक्टर्स का रेशियो नहीं पता, ठीक है। जो मुझे पता है मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डालना चाहता हूं, क्या डाल सकता हूं, मैं लिखूंगा मेल, फीमेल और टोटल, ठीक है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि सब इंडियन है बिकॉज़ मैंने फॉरेनर्स निकाल दिए। यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, तो बात खत्म हो गई। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसमें ये सारे इंडियन ही है, डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर, इसे लिखने की जरूरत है नहीं बिकॉज फॉरेन में कोई डॉक्टर नहीं है, इंडियन नॉन डॉक्टर, ठीक है। यही पॉइंट है मेरा, तो इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। At a conference there are 100 people, out of the 29 Indian women, 23 Indian men। ने मेरे पास टोटल जो इंडियन है 52 है,
48 मेरे पास फॉरेनर है, मैंने उसको यहाँ पे कैंसिल किया, मेरे पास इंडियन टोटल 52 है। ठीक है, तो अगर मैं मेल का टोटल काउंट लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा? मेल का काउंट 23 टोटल काउंट, डॉक्टर नॉन डॉक्टर मुझे नहीं पता। वुमेन का काउंट लिखना चाहूँ मेरे पास कितना आएगा? 29, बिल्कुल ठीक है। और टोटल कितना आएगा? विच इज ऑब्वियस 52। ठीक है, आप ये चीज समझ गए। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो बेसिकली है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, बाकी जो मैं लिखूंगा किसी और पेन से लिखूंगा। यहां तक मैंने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन डाल दी। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल, 2 बार लिखा है, आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, इनमें से 4 डॉक्टर है। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, हमने ऑलरेडी कंसीडर किया, बस ये 2 बार लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है आउट ऑफ दीज इंडियन और यहाँ पे लिखा है देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। ठीक है, छोड़ दीजिए इस चीज को। अब लिख रहा है इंफॉर्मेशन जो हमें अभी यूज नहीं की, हमने ये यूज नहीं की इधर से इधर तक। देयर आर 4 इंडियन डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स टोटल 4 है टोटल। अब मुझे बाइफर्केशन नहीं पता मैन है या वुमेन, मुझे पता टोटल 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना है। अब क्वेश्चन की कुल इंफॉर्मेशन है 24 आर ईदर मैन और डॉक्टर्स, ये भी छोड़ दीजिए, ये एक पार्ट यूज करना है, इस मैट्रिक्स को पूरा करना है, आंसर हो गया। 24 आर ईदर मैन और डॉक्टर छोड़ दीजिए। पहले जितना मैंने अभी क्वेश्चन से लिखा है इस लाइन को छोड़ के, क्या मैं कुछ और निकाल सकता हूं? जो मैंने रेड से लिखा है वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ग्रीन से जो मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 48 होना चाहिए, तब ये 52 होगा, बैलेंसिंग फिगर। अंडरस्टूड? क्वाइट ये लॉजिकल चीज है, अंडरस्टूड। 48 इसलिए 48 है बिकॉज तभी मेरे पास 52 हो जाएंगे, 48 नॉन डॉक्टर्स और 4 इंडियन डॉक्टर्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं पता, तो इसलिए मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। क्या दिया वो देख लीजिए। क्वेश्चन में है 24 आर ईदर मैन और डॉक्टर्स। मेरे पास 24 जो है 24 लोग टोटल है, ये है टोटल मैन प्लस डॉक्टर्स। यानी अगर मैं मैन कहां से उठाऊंगा ये बताइए? मैन मैं उठाऊंगा, मैन मैं उठाऊंगा इधर से, इधर मेरे पास मेल है। ठीक है, इधर भी मेरे पास मेल है, मेल प्लस डॉक्टर, और इधर मेरे पास डॉक्टर्स है। तो अगर मैं ये और ये का टोटल लूं तो वो कितना है? 24। यहाँ पे लॉजिक समझना। अगर मैं इसका इसका और इसका लूं टोटल तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 24। यही चीज है, मेरे पास बन जाएगा 24। ठीक है, तो अब फिर से मैं चीज को रिपीट करता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा एम्फेसिस करके आपको समझा दो। इसको आप सेट से भी कर सकते हो, वहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैटर। इसको आप सेट से भी कर सकते हैं, एन ऑफ डॉक्टर, एन ऑफ डी, एन ऑफ ओ करके, शायद वो भी मैं लिखवाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप इसको ऐसे बिल्कुल लॉजिकली समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया, वो बहुत इजी पार्ट है। इसके बोल रहा है कि 24 जो है वो है मैन और डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स कहां से उठाऊंगा? यहाँ से और मैन उठाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो इन 3 डॉट्स का टोटल है मेरे पास 24, बट इन 2 डॉट्स का टोटल कितना है मेरे पास? 4 दिया हुआ है, तो यहाँ मेरे पास 20 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। यहाँ मेरे पास 20 तो 24 आएगा। जब यहाँ 20 मेरे पास आ गया तो अब आप इस मैट्रिक्स को जैसे मर्जी पूरा कर ले। ठीक है, यहाँ से कर ले तो 3 आ जाएगा, यहाँ से कर ले तो 1 आ जाएगा। इस यहाँ से हम इधर पहुंचे, इधर से इधर पहुंचे, इधर से 28 निकलेगा, 28, 29 और यहाँ से 48। तो आपका सोल्यूशन। अब क्वेश्चन जो मांगे वो आप बता दीजिए, क्वेश्चन जो भी मांग रहा है। नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इज, वुमेन डॉक्टर्स मेरे पास निकल आई ऑलरेडी, 1 वुमेन भी और डॉक्टर भी निकल आया। अब वो छोड़ दीजिए, अब हम आते हैं कि इसको हम सेट से कर सकते हैं क्या? सेट से आप इसको कैसे करेंगे? सेट से आप इसको ऐसे करेंगे, सेट थ्योरी करेंगे। क्लास चीज, और मैं इसको वाइंड अप करता हूं। इस क्वेश्चन को सेट से करना है तो ऐसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर सेट से करना है तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ही है, ये देखिए। मुझे ये कह रहा है कि मैन और डॉक्टर्स कितने हैं? 24। ये इधर किसकी डेफिनेशन होती है? आपको याद होगा, यूनियन की। मींस मैन यूनियन डॉक्टर इज 24। इधर तो ये होता है ना, इधर मैन और डॉक्टर जो हमने किया 24, और क्या कह रहा है? मैन 23 है,
ठीक है, मैन 23 है, डॉक्टर्स मेरे पास 4 है, एन। तो क्या इससे मैं एन एम इंटरसेक्शन डी निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। कैसे निकाल सकता हूं? आपको पता है ऑलरेडी, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, जो मैन और वो 3 आ गए, वही 3 मैंने ऊपर भी निकाला था, ये देखिए, वही 3 मैंने ऊपर भी निकाला था, यहाँ पे 3 निकाला था मैंने, इंडियन डॉक्टर। ठीक है, तो अब बचा क्या? यह मैन एंड डॉक्टर, टोटल डॉक्टर 4 है, तो फीमेल डॉक्टर मेरे पास 1 होगा। बस, तो ये सेट तरीके से, ये वैसे लॉजिकली है। एंड विद दिस आई वाइंड अप दिस चैप्टर। क्वेश्चंस मैंने सारे ऑलमोस्ट वैसे डिस्कस कर ही लिए। आपका काम क्या है, इसमें एडिशनल जो क्वेश्चन बैंक है, जो एक्सरसाइज के नीचे दिए है, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो आपसे नहीं होंगे वो आप मुझे बताएंगे, वो आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। आप क्वेरीज मुझे बताइए, आपके साथ वो सॉल्यूशंस बताएंगे उनके। और अब हमारा बचा है मैथमेटिक्स में एक लास्ट चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, तो मैं नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवरऑल सीखने के लिए, और इंस्टीट्यूट ने क्यों रखा है आपके सिलेबस में, वो भी एक बहुत जरूरी बात है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, इसको कैलकुलस बोलते हैं मोटा मोटा। तो एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो हम करेंगे। और यहाँ तक मैं आपके साथ ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में जो है, उसमें लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री लेवल का डिफरेंशिएशन आपके लिए रखा गया है, ताकि उसका रीजन क्या है, ताकि उसका रीजन है कि आगे कुछ आप एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ पाओ। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का पर्पस है आपको एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़वाना, ना कि कैलकुलस पढ़वाना। तो इसीलिए बेसिक सा कैलकुलस रख के आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ले जाएंगे। ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअली, जैसे हमने अभी तक कॉन्सेप्चुअली चीजें की, हम कॉन्सेप्चुअली ही करेंगे। हम कुछ आपको उसमें फॉर्मूला में नहीं घुसाएंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक कीजिए, इसमें से मुझे बताइए, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो बताइए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तो हम अपने लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।